हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जल प्रदूषण के बारे में, तो हमारी ये वीडियो रहेगी पूरी टोटल बेसिक रहेगा पूरा का पूरा मृदा प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा की। मृदा पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, पृथ्वी या भूमि की सबसे ऊपरी परत, इसको हम क्या बोल देते हैं? मृदा बोल देते हैं। ये ऊपरी परत, इसको हम क्या बोल देंगे? मृदा बोल देंगे। ये ऊपरी परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परत है। और क्यों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परत है? क्योंकि इसके अंदर, इसी परत के अंदर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हम खनिज तत्व जो पेड़ पौधे और अन्य जीवों के लिए आवश्यक है, अन्य जीवों के लिए आवश्यक है। पर आज के इस बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज अगर हम देखें औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी औद्योगिक विकास के कारण क्या हो रहा है? मृदा का बहुत ज़्यादा मात्रा में मृदा का प्रदूषण हो रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? मृदा का प्रदूषण हो रहा है। तो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या क्या होगा और मृदा प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा बेसिक, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलें मृदा प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये समझ आ गया, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, जो पेड़ पौधों की संरचना बनाने में मदद करती है। यहीं से क्या करते हैं? इसी से जो पेड़ है या फिर छोटे छोटे पौधे हैं, इससे क्या लेते हैं? खनिज लेते हैं, लवण लेते हैं, और इसी लेयर से क्या प्राप्त करते हैं? पानी प्राप्त करते हैं। आया इतना समझ में? चलिए चलो डिस्कस करते हैं मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण। तो सबसे पहला जो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण रहेगा वो क्या रहेगा? माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े। तो सबसे जो मेन कारण रहेगा यही रहेगा। तो मैं सबसे पहले इसको माइक्रो प्लास्टिक लिखने के बजाय इसको करते हैं हम प्लास्टिक। ठीक है, आगे इसको डिटेल में करते हैं। जो प्लास्टिक है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्लास्टिक है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला आ जाएगा माइक्रो प्लास्टिक। अब करेंगे इसको हम डिस्कस। माइक्रो प्लास्टिक, और दूसरा हो जाएगा मैक्रो प्लास्टिक। ठीक है, दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइक्रो प्लास्टिक और दूसरा हो जाएगा मैक्रो प्लास्टिक। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम मैक्रो प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े 20 मिलीमीटर से बड़े होते हैं तो ऐसे टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं? मैक्रो प्लास्टिक बोल देते हैं। ऐसे टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं? मैक्रो प्लास्टिक बोल देते हैं।
अगर प्लास्टिक के टुकड़े अगर टुकड़े 2 से 5 मिलीमीटर के बीच में रहते हैं, बीच होते हैं, तो ऐसे टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोप्लास्टिक। 20 से बड़े हैं तो मैक्रोप्लास्टिक, और 2 से 5 के बीच में है तो क्या हो जाएंगे? माइक्रोप्लास्टिक। अब हम ऐसा भी जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक गलता नहीं है। लंबे समय तक गलता नहीं है, बहुत लंबे समय तक। ठीक है, प्लास्टिक को अगर हम देखें तो किससे बना हुआ है? ये रसायन से बना है, पेट्रोकेमिकल से बना है, तो ये लंबे समय तक क्या नहीं होता? गलता नहीं। इसके ऊपर किसी भी तरीके के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, पानी का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, तापमान का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक हम बोल सकते हैं कि ये मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा, मिट्टी में बना रहता है। लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक ये क्या रहेगा? मिट्टी में बना रहेगा। और इसी कारण क्या करता है? ये मिट्टी की उर्वरता क्षमता उसको कम करता रहता है। मिट्टी के अंदर उर्वरता क्षमता, या किसी जगह पे बीज लगाए तो उसके ऊपर अगर कोई मैक्रोप्लास्टिक आ गया तो क्या करेगा? उसको अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर धूप नहीं पहुंचने देगा, पानी नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, तो वो बीज क्या नहीं करेगा? ग्रो नहीं करेगा। सेकंड, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है किससे बनते हैं? रसायन से बनते हैं। कैसे रसायन होते हैं? ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है, मेनली पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। कुछ प्लास्टिक क्लोरीन वाले रसायन से बनते हैं, और जो क्लोरीन वाले रसायन होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। पानी के कांटेक्ट में आते ही क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, जो जोखिम भरा काम है। प्लास्टिक का क्या हो जाएगा? जोखिम भरा काम हो जाएगा। तो प्लास्टिक माइक्रो 2 से 5 मिलीमीटर के बीच हैं, और मैक्रो अगर 20 मिलीमीटर से बड़े हैं तो इनको क्या बोल देंगे? हम मैक्रो बोल देंगे। चलें आगे। आज अगर हम प्लास्टिक की बात करें, आज प्लास्टिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। पर प्लास्टिक के कारण अगर जीवन आसान हुआ है तो प्लास्टिक के कारण पेड़ पौधों का, जंतुओं का, साथ में मनुष्य का भी बोल सकते हैं हम, इनका जीवन किसमें? संकट में आ गया है, संकट में आ गया है। अगर हम आज की बात करें तो आज पृथ्वी पर पानी से ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? प्लास्टिक विद्यमान है। पानी से ज़्यादा प्लास्टिक विद्यमान है। और प्लास्टिक किसका बनता है? हानिकारक रसायनों का बनता है। किसका बनता है? हानिकारक रसायनों का बनता है। हानिकारक रसायनों में क्लोरीन एक आ जाएगा। कुछ प्लास्टिक क्लोरीन के बने होते हैं।
जो मिट्टी के अंदर बने रहते हैं वो क्लोरीन क्या करते हैं, मिट्टी और पानी के अंदर आके क्या करते हैं, हानिकारक रसायन छोड़ते हैं, हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। हर साल ऐसा ही होता है, 4 गुना से लेकर 23 गुना तक प्लास्टिक की डंपिंग समुद्रों में होती है। प्लास्टिक की जो डंपिंग है समुद्रों में होती है। और जब ये हानिकारक रसायन पानी के साथ छोड़ते हैं तो वो पानी के साथ छोड़ते हुए वो रिस कर किस में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। और मिट्टी में रहने वाले जीवों के जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। मिट्टी में रहने वाले जीवों के जीवन को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, जिससे उन जीवों के जीवन में क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। और उन्हीं जीवों के जीवन के ऊपर कौन निर्भर है, पौधे निर्भर है। इसी कारण प्लास्टिक का यूज अब क्या कर दिया गया, बहुत ही कम कर दिया गया है। 1 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है, अलग से डाल देता हूँ। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। अब इसमें भी आ जाएगा कि कौन से प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर। एकदम से हम बिल्कुल कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन प्लास्टिक पर डिपेंड हो चुका है। अगर हम सुबह से शुरुआत करते हैं सुबह की, तो हम प्लास्टिक से ही करते हैं। प्लास्टिक का ब्रश होता है, ठीक है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक का गिलास होगा, उसमें हम पानी पिएंगे, प्लास्टिक की बोतल होगी, तो प्लास्टिक के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने शुरुआत की है, अन्य देशों ने भी ऐसा शुरुआत की है। कुछ देशों ने अगर कोई प्लास्टिक लेता है, सामान खरीदने के लिए जाता है, तो प्लास्टिक लेता है तो उसको टैक्स चुकाना पड़ता है प्लास्टिक के लिए, और उस टैक्स का नाम है लेवी टैक्स, ठीक है। अन्य देशों ने भी ऐसा करना अब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भारत ने बाद में शुरुआत की है, बट अन्य देशों ने पहले ही शुरुआत कर चुके हैं इसकी। तो ये था पहला कारण, प्लास्टिक। अब चलते हैं हम दूसरे कारण पर। तेल का रिसाव, ऑयल स्पिल। इसकी बात करें, आमतौर पर समुद्री तेल रिसाव से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बार तेल का रिसाव हो गया उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो इसके कारण मेनली होगा क्या, तेल किसका बना होता है, रसायन का, ठीक है। तेल क्या करता है, धरती की परत पर अपनी परत जमा लेता है। धरती की परत पर अपनी एक परत जमा लेता है, अपनी एक परत बना लेगा। मान लो ये धरती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑयल आ गया तो ऑयल क्या करेगा, इसके ऊपर अपनी एक परत बना लेगा, ठीक है। गाढ़ा ऑयल है, पेट्रोलियम उत्पाद कोई भी हो सकते हैं, बिटुमिन, वैक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां से आने वाली सूर्य की किरणें डायरेक्ट धरती के ऊपर नहीं पड़ेगी। धरती के ऊपर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, जो इसके अंदर केमिकल्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, या फिर जीवाणु हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इसके साथ ही पानी भी इसके अंदर नहीं जा पाएगा, हवा इसके अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है, ना हवा जा पाएगी ना पानी जा पाएगा। तो ऐसी मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे नहीं रह सकते, जीव जंतु पेड़ पौधे ऐसी मिट्टी के अंदर नहीं रह सकते। तो उनका जीवन कैसा आ जाएगा,
संकट में। उनके जीवन को हम क्या बोल सकते हैं कि उनका जीवन संकट में हो जाएगा। तेल अगर किसी मिट्टी के अंदर मिला हुआ है तो हमें एक चमकीला पदार्थ देखने को मिलता है। मिट्टी के अंदर अगर मिट्टी उड़ती है तो उसके अंदर जो चमकीला पदार्थ नजर आता है तो हम सोच सकते हैं कि वो क्या है, तेल का उत्पाद है। तो इसको कम नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है, रिसाव होता है तो उसको हम बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? बेसिकली अगर तेल फैलाव एक बार हो गया, तेल फैलाव एक बार होता है तो ये पक्षियों के पंखों में, पक्षियों के पंखों की संरचनाओं में प्रवेश कर जाता है। पक्षियों के पंखों की संरचनाओं में, पंखों की संरचनाओं में, और साथ ही स्तनधारियों, इनके अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जो उन्हें इंसुलेट करने की क्षमता को कम कर देता है। मतलब उनकी सहने की क्षमता को कम कर देता है। इसीलिए वे भौतिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। इसीलिए पक्षी या फिर स्तनधारी भौतिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहले टेम्परेचर घट रहा था, बढ़ रहा था, ये अपने आप को क्या कर रहे थे? अडेप्ट कर रहे थे, संभाल रहे थे। ठीक है, अब इनके पंखों में क्या हो गया? पक्षियों के पंखों में तेल का फैलाव हो गया, तेल की संरचना चली गई, इनके पंखों के अंदर तेल चला गया, इनकी संरचनाओं में और स्तनधारियों में भी। तो इनको कैसा बना देगा? अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ये संवेदनशील हो जाएंगे, उसको वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी सहने की क्षमता को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। और साथ में मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा? उसके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा। हम इसकी बात बार बार भी करेंगे। इसके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा और लेयर के कारण क्या होगा? इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई हवा एंटर नहीं कर पाएगी, सूर्य की किरणें एंटर नहीं कर पाएगी, पानी की एंट्री नहीं होगी। तो ये भी मिट्टी प्रदूषण का एक प्रकार हो जाएगा। मेनली किसका कारण गिना जाता है? समुद्री तेल रिसाव का कारण गिना जाता है। पर हम इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको कम करें तो समुद्र के पानी का टेम्परेचर अलग देखने को मिलता है, तापमान अलग होता है। हो सकता है तेल का तापमान अलग हो, या हो सकता है जहाँ पे समुद्र है किनारे की स्थिति कैसी है। ठीक है, किनारों की स्थिति कैसी है कि किनारा कैसा है, एब्जॉर्बेबल है तो वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। ठीक है, तो ऐसे हुए किनारे के ऊपर जमा हो जाएगा। तो ये था दूसरा कारण। अब चलते हैं हम तीसरे कारण पे। दूसरा कारण आया समझ में? मेनली क्या करना है कि लेयर बन जाती है तेल की और नीचे नहीं जाने देती। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे कारण पे। थर्ड पे चलते हैं। उद्योगों द्वारा खनन व गतिविधियां। उद्योग हैं वो खनन करते हैं, व अन्य गतिविधियां करते हैं। खनन क्या है? रासायनिक तरीकों द्वारा या वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से रासायनिक तरीकों द्वारा या फिर वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से जो वैज्ञानिक सामग्रियां हैं, अन्य महत्वपूर्ण व वैज्ञानिक
सामग्रियों का जो निष्कर्षण है ना, वो क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। मुख्यतः क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। खनन से हम रत्न, तेल शोध, ये चीज़ें, चाक है, बजरी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम लिख सकते हैं। तो खनन से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। खनन से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम क्या नहीं कर सकते? उगा नहीं सकते। जैसे फसल में है, हम इन चीज़ों को उगा नहीं सकते। अब मेन प्रॉब्लम ये है, मुख्य कारण इसका ये रहेगा कि खनन में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग होता है। इनको निकालने के लिए बहुत सारे रसायनों का प्रयोग होता है। ये रसायन क्या करते हैं? धरती के भूभाग में जाते हैं, भूभाग में चले जाते हैं, एंटर करते हैं, रिस्क कर ये नीचे चले जाएंगे, रिस्क कर भूमिगत जल में प्रवेश करेंगे। तो अब हमें यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है कि खनन के कारण आसपास धुआं उड़ेगा, ठीक है, मशीनें चलेंगी, धुआं उड़ेगा। तो खनन के कारण क्या हो रहा है? पहला, वायु प्रदूषण तो हो रहा है। दूसरा, भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। तीसरा, जल प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि जो रसायन है वो रिस्क कर किस में चले जा रहे हैं? जल में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों प्रदूषण हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं तीनों के तीनों प्रदूषण? खनन गतिविधि के कारण। खनन गतिविधि के कारण कुछ नियम पारित कर दिए गए हैं। कई जगह पे तो बिल्कुल कम कर दिया गया है किन्हीं देशों में, बट इसको हम बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए क्या है? ये जीवन का निर्वाह है। खनन उनके लिए क्या है? जीवन का निर्वाह करता है। क्योंकि आसपास जिन क्षेत्रों में खनन चल रहा होता है, तो वहाँ के लोग उस खनन कार्य में काम करते हैं, जिनके बदौलत हम बोल सकते हैं उनको मजदूरी मिलती है। अगर खनन बंद हो जाएगा तो उनका काम बिल्कुल छिन जाएगा। तो ऐसा सरकार करना चाहती है, बंद करना चाहती है, बट वो कर नहीं सकती। ठीक है, सरकार भी बेबस है, क्योंकि वो लोग क्या हो जाएंगे? विपरीत खड़े हो जाएंगे। ठीक है, 3 हो गए। ये आया समझ में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन सामग्रियों का अगर निष्कर्षण करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे रसायनों की ज़रूरत पड़ेगी, वैज्ञानिक उपकरणों और बहुत सारे रसायनों की ज़रूरत पड़ेगी। वो रसायन किस में जाएंगे? भूभाग में चले जाते हैं या रिस कर भूमिगत जल में प्रवेश करते हैं। तो उसके कारण क्या होगा? भूमि का प्रदूषण होगा, जल का भी होगा, और साथ में जहाँ पे खनन चल रहा होता है तो वायु का भी प्रदूषण होता है, भूमि कटाव भी बढ़ता है इसके कारण। अब चलते हैं 4th पे। गतिविधियों के दौरान आकस्मिक रिसाव, तेल रिसाव तो हमने देखा था, आकस्मिक रिसाव, इसमें भी हम तेल रिसाव की ही बात करेंगे। जैसे कि पाइपलाइनें हैं, पाइपलाइनों में गतिविधियां चल रही हैं, पाइपलाइन है भूमि के नीचे, ठीक है, भूमि बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी भूमि, सोयल। यहाँ यूँ पाइपलाइनें बिछाई हुई हैं,
इनमें से तेल जा रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद या कोई भी तेल उत्पाद का क्या हो रहा है, वहन हो रहा है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। कई बार क्या होता है, ये गतिविधि हो रही है, इसके दौरान क्या होता है, यहाँ से लीकेज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिसाव। ये क्या हो गई, लीकेज हो गई। तो इस लीकेज के कारण ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया है, ये क्षेत्र क्या करेगा, इस रिसाव के कारण यहाँ से जो तेल कण है या तेल में से जो रसायन है, उनको कौन रिसीव कर लेगा, एब्जॉर्ब, कौन सोखेगा, मिट्टी सोखेगी। ये रसायन मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और ये ऐसे रसायन होते हैं, मिट्टी के अंदर जाएंगे तो मिट्टी में रहने वाले जीव इन रसायनों को सहन नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं, तुरंत मर जाते हैं, तुरंत मर जाएंगे, ठीक है। ऐसे जीवाणु तुरंत मर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं तेल रिसाव तो हो ही गया। मतलब गतिविधि के दौरान भी आकस्मिक रिसाव हो सकता है। कोई गतिविधि है, चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम टैंकर को लेके जा रहे हैं, तो उस दौरान टैंकर का क्या हो गया, रिसाव हो गया, तो वो भी आकस्मिक कारण रहेगा एक। तो उसके कारण क्या होता है, धरती का प्रदूषण होता है, या हम बोल सकते हैं सोयल का पोल्यूशन होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है। पॉइंट भी यहीं से बना लेंगे। भूमिगत भंडारण में टैंकों का क्षरण, क्षय मतलब खराब हो जाना, उनका धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिल जाना, क्षरण। जहाँ से तेल की पाइप जा रही है, अब ये पाइप किस चीज़ की बनी होती है, कोई ना कोई मेटल की, कोई ना कोई धातु की बनी होती है। तो धातु अकस्मात है कि उसके अंदर क्या होता है, जंग लगती ही लगती है, तो धीरे धीरे इनका क्या होने लग जाएगा, क्षय होने लग जाएगा। तो क्षय होने लगेगा, ये क्षय के साथ किसमें, मिट्टी में मिलना स्टार्ट कर देंगे, मिट्टी में मिलना शुरू कर देंगे। तो ये मिट्टी में मिलने लग जाएंगी, तो यहाँ से धातु का क्षरण होगा, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का प्रदूषण होगा, मिट्टी का प्रदूषण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण होगा, क्योंकि ये पाइपें गल के, या कोई टैंकर है वो गलने के कारण किसमें, मिट्टी के अंदर मिलने लग जाते हैं, और साथ के साथ रिसाव तो होगा ही होगा, और उसके साथ क्या होगा, मिट्टी का प्रदूषण यहाँ से भी हो रहा है संरक्षण के कारण। 6th, अम्लीय वर्षा। अगर वर्षा की अम्लीय प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति गैसों पर निर्भर करती है, और ये गैसें कहाँ विद्यमान होती है, ये पर्यावरण में ही विद्यमान होती है। अब जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्ल और क्षार, ठीक है, एसिड एंड बेस, अगर हमने 10th में पढ़ा है, तो इनका क्या चीज़ मापा जाता है, पीएच मापा जाता है। एसिड एंड बेस का क्या चीज़ मापा जाता है, पीएच मापा जाता है। अब अम्लीय वर्षा कैसे है या नहीं है, इसका पता किससे लगाते हैं, पीएच से लगाते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं, पीएच से लगाते हैं। हम अगर साधारण पानी देखें, साधारण पानी, उसका जो पीएच है वो 6.5 से 8.5 के बीच होता है। साधारण अगर पानी की बात करें तो उसका पीएच 6.5 से 8.5 के बीच होगा, जिसको हम बोल सकते हैं पीने योग्य जल।
अगर यही जल वर्षा के रूप में आ रहा है, वर्षा के रूप में आ रहा है, तो इस जल का पीएच 4 से 5 के बीच होगा, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। 4 से 5 के बीच होगा। मतलब क्या है कि जितना पीएच कम होगा, जितना पीएच कम होगा, अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम है तो वृषा ज़्यादा अम्लीय होगी। अगर पीएच ज़्यादा है तो वृषा कम अम्लीय होगी। अगर पीएच ज़्यादा है, ठीक है, पीएच बहुत कम है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर पीएच कम है तो वृषा बहुत ज़्यादा अम्लीय होगी। अगर पीएच कम है, अगर पीएच गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वृषा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी। अगर पीएच बढ़ रहा है तो वृषा की प्रवृत्ति क्षारीय हो सकती है। ठीक है, वृषा में अम्लीयता कम हो जाएगी। आया इतना समझ में? अब चलते हैं आगे। वृषा की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो गैसेस देखने को हमें मिलती है बहुत ज़्यादा। पहली है SO2, जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। एक तो इसके कारण जब ये बारिश के पानी के साथ मिल जाती है तो बूंद के साथ मिलते ही ये गैसें उस बूंद को अम्ल का रूप दे देती है। दूसरा आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये दो गैसें ऐसी है जब पानी के साथ मिलती है तो ये गैसें उस पानी को अम्ल के रूप में बदल देती हैं। अब जब वर्षा अम्लीय हो गई तो वो क्या क्या नुकसान करेगी, क्या क्या नुकसान करेगी? नुकसान की जगह हम लिखेंगे हानियाँ। क्या क्या हानियाँ पैदा करेगी? एक तो पेड़ पौधों का जीवन संकट में आ जाएगा। पेड़ पौधों का जीवन संकट में आ जाएगा क्योंकि इतनी अम्लीयता के साथ वो नहीं रह सकते। क्या हो जाएंगे? सीधे मर जाएंगे। एक जो जीव जंतु पानी में रह रहे हैं, जीव पानी में रह रहे हैं, वो भी मर जाएंगे। और दूसरा, मिट्टी के अंदर जो जीव रह रहे हैं वो भी मर जाएंगे। पेड़ पौधे क्यों मरेंगे? क्योंकि मिट्टी के अंदर अम्लीय वर्षा चली गई। मिट्टी के अंदर अम्लीय वर्षा चली गई तो पेड़ अपना जो भोजन है या पानी है वहीं से ले रहे हैं, तो उस अम्लीयता के कारण मिट्टी क्या हो गई? प्रदूषित हो गई, और जिसके कारण पेड़ पौधों की जान जोखिम में आ गई। पेड़ पौधों की जान किस में आ गई? जोखिम में आ गई, जिसको हम बोल सकते हैं। अब कई जो सरकारें हैं, ये कई जगह पे, कई देशों ने इनका जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया है। फैक्ट्रियों में इनका प्रोडक्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, उन्होंने इन पे बैन लगा दिया है कि अगर आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो तो ये बहुत कम अमाउंट के अंदर पैदा होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बैन लगाने के बाद भी ये नेचुरल तरीके से निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड बिजली गिरने से निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे निकलती है? जब बिजली गिरती है, झंझा या तड़ित बोलते हैं जिसको, बिजली गिरती है, बिजली गिरने से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और बहुत भारी मात्रा में निकलती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी जब बहुत भारी मात्रा में वोल्केनिक इरप्शन, जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी का फटना, तो इन दो नेचुरल कारणों से भी ये बन रही है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन रही है। क्योंकि ज्वालामुखी यूँ नहीं है कि फट के क्लोज हो जाएगा, तो वो सालों तक चलता रहता है।
जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। इसके कारण यही दो मुख्य कारण हैं अम्लीय वर्षा का, और अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या होती है, मिट्टी का प्रदूषण होगा। सिंपल सी बात है। आया इतना समझ में? इसके बाद चलते हैं गहन कृषि। कृषि की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। तो पहले लोग लगभग एक साल में ही एक फसल ले लिया करते थे। ठीक है, एक साल में एक या दो फसल ले लिया करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे 70-80 के दशक में इनकी शुरुआत हुई। फिर अच्छा, उस टाइम पे एक चीज़ नहीं होता था, उस टाइम पे मशीनें प्रयोग में नहीं लाई जाती थी खेती के अंदर। ठीक है, मशीनें प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। 80 के दशक के बाद क्या हुआ, 80 के दशक में बोल सकते हैं ट्रैक्टर बना, जिसके कारण समय बचा खेतों को जोतने का। ठीक है, जो खेत पहले 5 दिन में जोते जाते थे, आज सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। 5 दिन का समय बचा दिया। ठीक है, जुताई के साथ साथ बिजाई भी हो जाती है 2-3 घंटों के अंदर। ठीक है, जब हम बोल सकते हैं पूरा 1 दिन का समय के अंदर ये काम हो जाता है। मशीनें और उपकरण आ गई है। गहन कृषि भी कुछ ऐसी ही कृषि है, इसको हम औद्योगिक कृषि बोल सकते हैं। आज कौन किसान नहीं चाहता कि मुझे मुनाफा चाहिए। पहले का समय था 1-2 फसल ले ली साल के अंदर काफ़ी है, बट आज 2 से 5 फसलें लेने की उम्मीद करता है किसान। और ऐसा कब हो सकता है, जब वो औद्योगिक कृषि उगाएगा। और औद्योगिक कृषि ही मुख्य किसका कारण है, मिट्टी के प्रदूषण का कारण है। मिट्टी के प्रदूषण के कारण है। कम समय में ज़्यादा खेती करेगा तो मिट्टी का प्रदूषण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे औद्योगिक उपकरण उपयोग होंगे, या हम इसको मशीनी खेती भी बोल सकते हैं। अत्याधुनिक उपकरण, खाद यूज होगी, खाद का प्रयोग होगा। उर्वरक का यूज होगा। ठीक है, और उर्वरकों का यूज होगा। इसके अलावा पौधे को जल्दी बढ़ाने के लिए हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, उनका उपयोग होता है। पौधे के अंदर किसी तरीके की कोई बीमारी ना लगे, कीटनाशकों का प्रयोग होगा। ठीक है, हर्बिसाइड्स, कीटनाशकों को बोलते हैं। ठीक है, इनका उपयोग होगा। उच्च पैदावार के लिए हमें ये जरूर चाहिए। जितनी उच्च पैदावार हमें करनी है उनके लिए ये जरूरी हो जाता है। तो प्रति एकड़ में बहुत ज़्यादा अगर फसल उगानी है तो हर्बिसाइड, जिसको हम बोलते हैं शाकनाशक, घास फूस को मारने वाली, तो इन चीज़ों का अगर ये उपयोग करेगा तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पे जाएगी, मिट्टी के अंदर जाएगी, जो मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण है। मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण बनेगी। तो गहन कृषि को भी क्या हम ठप्पा लगा सकते हैं इस पे कि ये गहन कृषि भी क्या है, मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण बन जाएगी। आया इतना समझ में? क्या हुआ, पहले
इतना नहीं ईजाद था ब्रिटेन के अंदर, दशक बोल सकते हैं 1780 दशक के अंदर। तो ट्रैक्टर बना, ट्रैक्टर के साथ समय की बचत हुई, समय की बचत के साथ साथ औद्योगिक कृषि के अंदर धीरे धीरे फैलाव हुआ, औद्योगिक कृषि बढ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो उपकरणों का यूज़ करने लगे। उपकरणों का यूज़ करने के कारण इस खेती को क्या बोल दिया जाता है, मशीनी खेती। और खाद, उर्वरक, इसके अलावा कीटनाशक और शाकनाशक का भी उपयोग होने लगा। फर्टिलाइजर्स जिनको हम बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स में मेनली क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, NPK, यूरिया का जो गट्टा आता है। गांव से जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, खेतों में जो काम करते हैं, उस गट्टे के ऊपर NPK लिखा होता है, ठीक है। N नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, और K से हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। NPK जरूर लिखा होता है। ये क्या काम करता है NPK, प्लांट की ग्रोथ जल्दी करवाता है, प्लांट की ग्रोथ जल्दी करवाता है, ठीक है। एक दिन NPK डाली, 2-3 दिन के अंदर प्लांट की जो हाइट है एकदम से बड़ी हुई हमें नजर आती है। तो NPK का मेन काम क्या है, प्लांट की ग्रोथ जल्दी करवाना, ठीक है। और ये मृदा का प्रदूषण भी करते हैं भाई, यूरिया। मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या रहेंगे, एक एग्रो केमिकल्स भी रहेंगे। एग्रो केमिकल्स में शाकनाशक, ठीक है, उर्वरक, ये आ जाएंगे। शाकनाशक क्या करते हैं, जो घास फूस होता है, ठीक है, उनको मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बट ये मिट्टी के अंदर भी मिल जाते हैं, उनको मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बट ये मिट्टी के अंदर भी मिल जाते हैं। और मिट्टी के अंदर मिलकर ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मिलकर ये क्या करते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है उसको कम कर देते हैं, उर्वरता क्षमता उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। खतरनाक रसायन है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल्स में कीटनाशक, इनका उपयोग होता है। उर्वरक NPK जो भी बताया, इनका उपयोग होता है। तो ये भी प्रदूषण के मुख्य कारण रहेंगे। प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक रहेगा एग्रोकेमिकल्स, मुख्य कारण, ठीक है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक रहेगा एग्रोकेमिकल। नेक्स्ट आएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक प्रदूषण का कारण है, पहले पढ़ चुके हैं हम इसको रिसाव के समय। बट ये 2 तरीके से प्रदूषण करता है। एक तो हो जाएगा छोटे पैमाने पर, एक हो जाएगा बड़े पैमाने पर, ठीक है। छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने पर जैसे कोई कार एक्सीडेंट है, ठीक है, ये छोटी मोटी कोई लीकेज है, वो हो गई तो धरती पर पड़ा रहेगा। जैसे ही बारिश आएगी, बारिश के बाद ये मिट्टी में रह जाता है, मिट्टी में चला जाएगा। अगर मिट्टी में चला गया तो क्या बोल दिया हमने उसको, प्रदूषण बोल दिया, मिट्टी का प्रदूषण कर दिया। जो चमकीला पोखर नजर आता है ना मिट्टी के अंदर, मिट्टी में तूफान या आंधी के दौरान हमें कुछ जो चमकीला पोखर, चमकीला ये किसी कलाकार का नाम नहीं है, चमकीला पोखर। जो चमकीला पोखर एक तरीके का चमकीला पदार्थ हमें नजर आता है, वो क्या होता है असल में, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। बड़े पैमाने पर ट्रेन,
एक्सीडेंट, पेट्रोलियम ट्रेन है उसका एक्सीडेंट, या कोई पाइपलाइन का लीकेज, ठीक है, ये बड़े पैमाने पर है। ये बड़े पैमाने पर है तो ज़्यादा प्रदूषण करेंगे, ज़्यादा प्रदूषण का कारण बनेंगे। जितना पैमाना बड़ा होगा उतना ज़्यादा प्रदूषण का कारण भी बड़ा होगा। औद्योगिक दुर्घटनाएं 10 नंबर पे आ जाएगा। औद्योगिक दुर्घटनाएं, किसी भी उद्योग की कोई दुर्घटना होती है तो मेनली सिंपल सी बात है कि वो मिट्टी का नुकसान ही करती है, मिट्टी का नुकसान करती है। वहाँ से निकलने वाले जो सारे के सारे रसायन हैं वो किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। मान लो तेल उद्योग है, इसमें कोई दुर्घटना हुई, तेल उद्योग में किसी भी दुर्घटना होने के कारण मेनली क्या होगा, तेल उद्योग में किसी तरीके की कोई दुर्घटना हुई तो तेल उद्योग में जो तेल है वो मिट्टी के ऊपर क्या बना लेगा, एक लेयर, एक अपनी परत बनाएगा, मिट्टी के ऊपर अपनी परत बनाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ तो ये जल्दी जल्दी बताऊंगा थोड़ा। मिट्टी के ऊपर अपनी परत बनाएगा, वो परत क्या करेगी, ढक्कन का काम करेगी, ठीक है। अब उधर से हवा अंदर नहीं आ सकती, पानी अंदर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मिट्टी के अंदर जितने भी जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, जिनको हम बोल देते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे, इनके लिए ये इनका दम घोटने का काम करेगी, इनका दम घोटने का काम स्टार्ट हो जाएगा। इनका दम घोटेगी तो इनका जीवन संकट में आ जाएगा। तो किस कारण हुआ ये, मिट्टी के प्रदूषण के कारण हुआ, मेनली जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण हुआ। औद्योगिक दुर्घटना में हो सकता है कहीं आग लग गई तो आग के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा चला गया, पानी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये मेन कारण रहते हैं औद्योगिक दुर्घटनाओं के। अच्छे तरीके से रख रखाव नहीं हो रहा किसी चीज़ का, रख रखाव में कमी, रूटीन चेकअप नहीं हो रहा, ठीक है। नज़रअंदाज, उद्योग है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है या फिर जानबूझकर कर रहा है, ये कारण हो सकते हैं किसी उद्योग में औद्योगिक दुर्घटना का होना। तो ये मुख्य कारण रहेगा मृदा के प्रदूषण का, मुख्य कारण रहेगा मृदा के प्रदूषण का। चलें आगे। मिट्टी प्रदूषण में एक मुख्य कारण आता है सड़क का मलबा, जो सड़क पर ही बनता है। गैर वाहन जो क्रियाकलाप है वो इस मलबे को बनाते हैं, गैर वाहनिक क्रियाकलाप, ठीक है। ये मलबा बन गया, ये मलबा कैसा होता है, ठोस मलबा होता है, ठोस मलबा होता है। अगर सड़क के किनारे आसपास कहीं भी है तो यहाँ पे ये किसी भी तरीके की कोई वनस्पति को उगने नहीं देगा। कभी देखा है कि सड़क के ऊपर कोई प्लांट उग गया? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या चीज़ लगा होता है, ठोस मलबा लगा होता है, ठीक है। ये ठोस मलबा क्या करता है, इनमें से रसायन निकलते हैं। जब बारिश आती है तो ये रसायन किस में मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और ये प्रदूषण का काम करते हैं। सेम वही आ रहा है घूम फिर के कि बारिश आती है, वो रसायन किस में चले जाते हैं, मिट्टी में। मिट्टी का प्रदूषण तभी होगा जब पहले जल का प्रदूषण, तो मिट्टी का प्रदूषण जल प्रदूषण से बिल्कुल लिंक है, मिट्टी का प्रदूषण जल प्रदूषण से बिल्कुल लिंक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोई भी चीज़ किसके कारण प्रवेश करेगी, जल के कारण ही प्रवेश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं
तो आ जाएगा निर्माण गतिविधियां। निर्माण गतिविधियों के कारण मेनली हमें भूमि का कटाव देखने को मिलता है, ठीक है, भूमि का कटाव देखने को मिलता है। बट इसके कारण तीनों तरीके के प्रदूषण होते हैं। जहाँ पे निर्माण चल रहा होता है वहाँ पे मेनली वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा दिखता है। वायु, जल व मिट्टी, तीनों तरीके के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है निर्माण गतिविधियाँ, ठीक है। निर्माण गतिविधियाँ तीनों तरीके के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके अलावा बाह्य शीशा आधारित पेंट, अगर हम घरों का निर्माण करवाते हैं तो उसके ऊपर हम एक पेंट की परत चढ़वाते हैं। वो पेंट की परत धीरे धीरे उतर कर मिट्टी में मिल जाती है। आजकल जो पेंट आ रहा है ना उसमें लिड, शीशे की अमाउंट, लिड जिसको हम क्या बोल देते हैं, लेड, शीशे की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये शीशे की मात्रा क्या काम करती है, मिट्टी के प्रदूषण का काम करती है, मिट्टी प्रदूषण का काम करती है। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर शीशे की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो चर्म रोग के लिए उत्तरदायी होती है, चर्म रोग भी बढ़ाती है। और ऐसी मिट्टी में हम बच्चे को भी नहीं खेलने दे सकते, बच्चे को भी खेलने नहीं दे सकते, क्योंकि लीड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। छिलने का खतरा रहता है, चमड़ी के छिलने का खतरा रहता है, छिलाव का खतरा, लिख देते हैं, छिलाव का खतरा, चर्म के छिलाव का खतरा रहता है। और बहुत तरीके की बीमारियां फैलती हैं जिसके कारण जो लीड है रसायन से ही बना है, तो धीरे धीरे अवशोषित होकर वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे पेड़ पौधों को प्रभावित करेगा और मिट्टी में रहने वाले जीव हैं उनको भी प्रभावित करेगा, प्रभावित करता है, ठीक है, इनको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हो गया, निर्माण गतिविधियों के कारण तीनों प्रदूषण होते हैं। बट जो बाह्य शीशा आधारित पेंट है वो धीरे धीरे करके मिट्टी में मिल जाता है छिलता हुआ, ठीक है। तो ये इनको क्या करते हैं, ये क्यों उतरता है पेंट, एसिड रेन सुनी थी ना, अम्लीय वर्षा, उसके कारण। अम्लीय वर्षा हमारी जो बिल्डिंग है उनको भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ताजमहल, ताजमहल जो हमारी संरचनाएं हैं, पुरानी संरचनाएं, उनको नुकसान पहुंचाएगी। किसका बना हुआ है ये, संगमरमर का, संगमरमर, ठीक है, चूना पत्थर इसका बना हुआ है संगमरमर का। और संगमरमर के ऊपर जब एसिड रेन गिरेगी, एसिड रेन गिरती है तो ये क्या होता जा रहा है, इसका क्षय होता जा रहा है, क्षरण जिसको हम बोल देते हैं, इसका क्षरण होता जा रहा है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण ये भी रहेगा एक, कि अम्लीय वर्षा इनको क्यों नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि उसके अंदर पीएच की अमाउंट कम है, पीएच की अमाउंट कम है तो ये इनका क्षरण कर रही है। मिट्टी में दूषित जल का निकास, दूषित जल का अगर हमने मिट्टी के अंदर निकास कर दिया तो मेन कारण किसका रहेगा, ये जल प्रदूषण का मेन कारण बन जाएगा, ठीक है। मिट्टी में अगर हमने दूषित जल का निकास कर दिया तो जल प्रदूषण का ये क्या बन जाएगा, मेन कारण बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा युद्ध अभ्यास के लिए, युद्ध अभ्यास संयंत्र जैसे गोला बारूद, ये चीज़ें हैं, तो ये भी मिट्टी प्रदूषण के मुख्य कारण, ठीक है, ये भी मिट्टी प्रदूषण की मुख्य कारण बनती है, या कुछ एक रासायनिक एजेंट है मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं, जो मिट्टी की संरचना को ना ये बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, मिट्टी की
संरचना को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, मिट्टी की संरचना को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। युद्ध होता किसके लिए है? मिट्टी के लिए। पर युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा खराब भी क्या होती है? मिट्टी। युद्ध भी मिट्टी के लिए होता है, ठीक है। एक फौजी अपनी मिट्टी के लिए ही लड़ता है, बट उस दौरान अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें, ये वैज्ञानिक सोच कहती है, मैं नहीं कह रहा कि हम मिट्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक सोच है। इन उपकरणों के कारण क्या हो रहा है? हमारी मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। युद्ध पहले भी होते थे बट मिट्टी का प्रदूषण नहीं होता था। आज के जो उपकरण हैं वो मिट्टी का क्या कर रहे हैं? प्रदूषण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक अपशिष्ट के निपटान है। अपशिष्ट निपटान, अपशिष्टों का निपटान भी मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। जैसे है परमाणु अपशिष्ट। परमाणु अपशिष्ट, परमाणु अपशिष्ट में क्या होता है? इनके अंदर जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, ये रेडियोधर्मी पदार्थ है ना, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लंबा, इनका जो जीवन है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ये अपने लंबे जीवन के कारण लंबे समय तक मिट्टी में बने रहते हैं, मिट्टी में बने रहते हैं। लंबे समय तक अगर ये मिट्टी में बने रहेंगे तो क्या करेंगे? मिट्टी का प्रदूषण करेंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। क्या करेंगे? मिट्टी का प्रदूषण करेंगे। ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं। तो परमाणु अपशिष्ट हो गया। दूसरा आ जाएगा कोई भी औद्योगिक कचरा है उसका निपटान। औद्योगिक कचरे का निपटान या तो सीधा मिट्टी में कर दो या फिर नदी के अंदर सीधा अगर डाला जाता है तो ये भी एक प्रदूषण का मुख्य कारण रहेगा। तीसरा आजकल हमें आमतौर पे देखने को मिल रहा है सीवरेज का निर्वहन, ठीक है। सीवरेज का निर्वहन आमतौर पर हमें सीधा ही देखने को ये मिल रहा है, ठीक है। सीवरेज का निर्वहन होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक तो वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, इसके साथ मिट्टी का भी प्रदूषण होता है। मेनली हम मिट्टी का ही लेके चल रहे हैं। कचरे की डंपिंग, कचरे को दबाना। 5 कोयले की राख मिट्टी प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो कर रहे हैं। अपशिष्ट का निपटान, ये अपशिष्ट है इनका निपटान हो रहा है, निपटान हो रहा है तो भी ये क्या कर रहे हैं? भूमि प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये भी भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण है। फिर आता है जहरीली चट्टानें जो मुख्यतः पानी के आसपास ही प्रेजेंट होती हैं, और पानी के आसपास प्रेजेंट होंगी तो पानी से रिसाव के कारण सारे की सारा जो जहर है वो किस में चला जाएगा? मिट्टी में जाता है, ठीक है। सारा का सारा जो जहर है किस में जाता है? मिट्टी के अंदर जाता है। तो ये थे हमारे मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण। ये पूरा का पूरा डिटेल बेसिक लेक्चर है अबाउट मृदा प्रदूषण, जो इसके कारण है। घुमा के कैसे देगा वो आपको पता ही है, आप आराम से उसको लिख सकते हो, ठीक है। MA क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब तक आपको। तो जितने भी मेरे से बन पड़े मैंने सारे के सारे आपको जो कारण है वो बताए हैं। तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट।